नमस्कार। ये दूसरा मौका है जब केसीआर यानी चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करने से कन्नी काट ली। फरवरी में भी प्रधानमंत्री तेलंगाना गए थे और तब कह दिया गया था कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बृहस्पतिवार को भी प्रधानमंत्री हैदराबाद गए थे। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी आईएसबी के 20 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में वहां एक कार्यक्रम का आयोजन था। लेकिन केसीआर ने एक कैबिनेट मंत्री की ड्यूटी लगा दी और खुद बेंगलुरु निकल गए। वहां पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और कर्नाटक के उनके सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी से मुलाकात करने के लिए। आजकल केसीआर एक मुहिम में जुटे हुए हैं, 2024 की मुहिम। और 2024 तो अभी दूर है। अभी जून में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो केसीआर ने बीड़ा उठा रखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पसंद के कैंडिडेट को पटकनी दी जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वो अखिलेश यादव से भी मिले थे। उससे पहले मुंबई गए थे और उद्धव ठाकरे से मिले थे, शरद पवार से मिले थे। उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से भी हो चुकी है और अभी 4 दिन पहले वो चंडीगढ़ भी गए थे। वहां उनकी मुलाकात आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसानों के नेता राकेश टिकैत के साथ भी हुई थी। और मौका था किसान आंदोलन के दौरान जितने किसानों की डेथ हुई थी, चाहे किसी भी कारण से हुई हो, चाहे स्वाभाविक मौत ही क्यों ना हुई हो, उनके परिजनों को 3-3 लाख रुपए के चेक देने का। केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव अपना कद ऊंचा करने के लिए बेवजह भी खजाना लुटा रहे हैं। तेलंगाना से इस किसान आंदोलन का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था और अकेले चंद्रशेखर राव ही आकर के 3-3 लाख के चेक क्यों बांट रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। पर चलिए, उन्होंने कर दिया। लेकिन वो एक मुहिम में जुटे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जो नेता हैं, या कहना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के निरंतर उभार की वजह से और अपनी राजनीतिक जमीन खोने के भय से आशंकित हैं, परेशान हैं, उनको एकजुट करना। वैसे तो 2019 के आम चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के तब के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भी काफी भागदौड़ की थी। उस समय दिल्ली आकर के राहुल गांधी को शॉल ओढ़ा रहे थे, अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और उससे पहले मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे लोकसभा में। और मोदी को जैसे वो सत्ता से बाहर ही कर देंगे, बेदखल कर देंगे, कुछ इस मूड में उस समय दिखाई दे रहे थे। लेकिन आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ और लोकसभा चुनाव में भी क्या हुआ, ये हमने और आपने सबने देखा है और हम जानते हैं उनका क्या हश्र हुआ है। आज कोई चंद्रबाबू नायडू का नाम लेने को तैयार नहीं है, कहीं वो मीडिया में दिखाई नहीं देते हैं।
ऐसे कई चेहरे हैं जो पिछले कुछ सालों में मीडिया से ही गायब हो गए हैं। अब चंद्रशेखर राव लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाकी दलों को, नेताओं को एकजुट करने में। अभी ये जानकारी मिल रही है कि बेंगलुरु से वो रालेगण सिद्धि जाएंगे, साईं बाबा के यहाँ शिरडी जाएंगे। इसके अलावा 29 को हैदराबाद लौटने के बाद फिर बिहार जाने का उनका प्रोग्राम है। जाहिर है लालू यादव से, उनके बेटों से मिलेंगे और हो सकता है नीतीश कुमार से भी मिले। और उसके बाद उनका कलकत्ता जाने का प्रोग्राम है ममता बनर्जी से मिलने का। तो वो पूरी भागदौड़ कर रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने बताया है कि आईएसबी के 20 साल पूरे हुए हैं, तो उस सिलसिले में हैदराबाद में थे। वो हैदराबाद में जो उन्होंने किया प्रोग्राम में, इसके बाद जनसभा में जो उन्होंने अटैक किए केसीआर पर, उनके परिवारवाद का जो उनकी नीति है उस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का चेन्नई का भी कार्यक्रम था, यानी 2 कार्यक्रम थे, एक हैदराबाद का, एक चेन्नई का। तो चेन्नई भी गए। वहां तो वो काम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, एमके स्टालिन ने, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया है। हालांकि एयरपोर्ट पर एमके स्टालिन के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने अगवानी की, राज्यपाल वहां मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया और वहां पर भी जो प्रोग्राम था, बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट हैं जिनका उन्हें उद्घाटन करना था। रेलवे से जुड़े हुए, पेट्रोलियम से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए, रोड्स वगैरह के। तो मुख्यमंत्री वहां रहे और एमके स्टालिन ने कुछ ऐसी बात भी कही जो प्रधानमंत्री को नागवार गुजर सकती थी। जैसे उन्होंने कहा कि तमिल भाषा को, हिंदी को जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, अधिकार दिया गया है, वैसा ही तमिल भाषा को भी दिया जाए। तो प्रधानमंत्री ने जो उन्होंने गुगली फेंकी थी, उसका ठीक तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा जो है वो शाश्वत है और तमिल संस्कृति तो वैश्विक है। आप अमेरिका चले जाइए, आप ब्रिटेन चले जाइए, कहीं भी जाइए, आपको तमिल संस्कृति में रचे बसे लोग मिल जाएंगे और तमिल बोलने वाले भी मिल जाएंगे। सीधे तौर पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एमके स्टालिन ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदी सरकारी कामकाज और केंद्रीय कार्यालयों की भाषा बन गई है, उसी तरीके से तमिल को भी आप बनाएं। और ख़ास तौर से जो तमिलनाडु में, चेन्नई और दूसरे शहरों में केंद्रीय कार्यालय हैं, वहाँ तो कम से कम तमिल भाषा को। चलिए, वो एक कार्यक्रम हो गया, लेकिन कम से कम ना तो उन्होंने शिष्टाचार की अनदेखी की, ना प्रोटोकॉल को खूंटी पर टांगने की कोशिश की। लेकिन केसीआर ने तो ये दोनों ही काम किए हैं और ये सवाल तो उठने ही चाहिए कि फरवरी में जब बसंत पंचमी के मौके पर प्रधानमंत्री वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा, जिसका नाम ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है, वो देश को समर्पित करने के लिए गए थे, तब भी केसीआर ने अपना स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बना करके उनकी अगवानी नहीं की थी। और अब फिर ये हुआ है। तो इनके जो बेटे हैं केटी रामाराव, उन्होंने कहा कि साहब, पीएमओ से ही हमें कहा गया था, मना कर दिया गया था कि केसीआर जो है वो प्रधानमंत्री की अगवानी ना करें। तो केंद्र से इसका खंडन किया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है, ये गलत बात है।
तो इन्होंने कहा कि साहब मैं तो बेंगलुरु एचडी देवगौड़ा और कुमार स्वामी से राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करने के लिए गया था, वार्ता करने के लिए गया था, और हमने देश और जो कर्नाटक की राजनीति है उस पर भी चर्चा की है। केसीआर ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव होने जा रहा है और इसे अब कोई रोक नहीं सकता। ठीक इसी तरह के दावे उस समय चंद्रबाबू नायडू ने भी किए थे। इनका दावा है कि आदिवासी, किसान, गरीब खुश नहीं हैं, दुखी हैं, और चीन की जो जीडीपी है वो हमसे कम है, इसके बावजूद वो 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है, और हम अभी $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने की कोशिश की। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभा में दिया, जो उन्होंने हैदराबाद में की, और उन्होंने ये कहा कि जहां जहां परिवारवाद होता है वो सपनों को कुचल देता है, प्रतिभाओं के दरवाजे बंद कर देता है। और उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद के खिलाफ अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो पूरे देश में इस समय दिखाई दे रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि जब किसी एक परिवार को समर्पित पार्टियां सत्ता में आती हैं तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। और तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के लोगों की तिजोरियां भरती हैं। उन्होंने केसीआर के एक अंधविश्वास पर भी तंज कसा। ये खबरें मीडिया में आई थी कि उन्होंने एक ऐसा घर बनवाया है जिसकी कई मंजिलें हैं, और ये तर्क दिए जा रहे हैं कि ऊंचे स्थान पर शासक को बैठना चाहिए, राजा को बैठना चाहिए। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ संत हैं, पर विज्ञान में भरोसा करते हैं, अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करते हैं। कहा गया था उनको भी कि आप एक फला जगह मत जाइए, मतलब नोएडा मत जाइए, वरना आपकी सरकार गिर जाएगी और आप दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन वो कई बार गए, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए गए, और वो दोबारा से अब मुख्यमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले दिनों जो अलग अलग चुनाव हुए हैं तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना के लोगों ने अब मन बना लिया है। तेलंगाना में बदलाव पक्का है और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना तय है। ये प्रधानमंत्री ने वहां पर विचार रखे। प्रधानमंत्री ने ये जो दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का आना तय है, ये बेसलेस नहीं है। कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि तेलंगाना जैसी जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी का उभार हो सकता है। 2018 में वहां विधानसभा चुनाव हुए थे और टीआरएस को कुल मिलाकर के 119 विधानसभा सीटों में से 88 मिली थी, और जो पिछला चुनाव था, यानी इससे पहला विधानसभा चुनाव, उसमें टीआरएस को 63 सीटें मिली थी। यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में इनकी 25 सीटें और बढ़ गई।
और इनको कुल मिलाकर के 97,0749 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसको 58,83,111 वोट मिले और उसको 19 सीटें मिली। उसकी 2 सीटें घटी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। तीसरी ताकत कौन उभर करके सामने आई थी 2018 के चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को 14,50,456 वोट मिले। सीट हालांकि उसकी एक आई, लेकिन 14 लाख वोट मिले और तीसरे स्थान पर वो रही। भारतीय जनता पार्टी से कम 2 पार्टियां वहां रही, एक टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू वाली और एक असदुद्दीन ओवैसी वाली एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5,61,000 वोट मिले, 7 सीटें मिली, क्योंकि ये टीआरएस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, एक समझौता था। टीडीपी, उसको 7 लाख वोट मिले और 2 सीटें मिली। ये तो 2018 की बात मैं कर रहा हूं, विधानसभा की। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ तेलंगाना में? भारतीय जनता पार्टी की 4 लोकसभा सीटें आई। एक आदिलाबाद सुरक्षित, इसके अलावा पेड़ापल्ली ये भी सुरक्षित, और ये आदिलाबाद तो आदिवासी कैंडिडेट के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा उसने निजामाबाद की सीट जीती और चौथी सीट जो है वो सिकंदराबाद की जीती। 17 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और जो आपका टीआरएस है उसने 9 सीटें जीती। अंतर क्या है? पिछली बार टीआरएस ने 2014 में 12 सीटें जीती थी और 2019 में ये घट करके 9 रह गई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिली थी और इस बार उसने 4 सीटें जीत ली, यानी जो 3 सीटें घटी टीआरएस की, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आकर के गिरी। और वोट ऑफ परसेंटेज 2018 में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो मात्र 7.1% था, जो लोकसभा चुनाव में बढ़ करके हो गया 19.45%। और टीआरएस का 41.29, जो विधानसभा चुनाव में 46.9, करीब करीब 47% था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का उभार है, और जो लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, उनमें जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया है, उसकी वजह से चंद्रशेखर राव की नींदें उड़ी हुई हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने निर्धारित समय से पहले विधानसभा चुनाव करा करके, उस समय चूंकि किसी की तैयारी थी नहीं, तो उन्होंने चुनाव का ऐलान करवा दिया, मतलब प्री पोल करा दिए और जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उस चुनाव में भी और बाद में लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की कामयाबी मिली है, और लोकसभा चुनाव में मत भूलिए चंद्रशेखर राव की बेटी चुनाव हार गई थी, तो ये एक संकेत था इनके खिलाफ मतदाताओं की नाराजगी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित होने का। तो चंद्रशेखर राव जो है वो चंद्रबाबू नायडू की तरह ही इस समय सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में घुस चुकी है और वहां उसका बेस बन चुका है।
आगे जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो उनके लिए दिक्कतें पेश आएंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमें नहीं भूलना चाहिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पहले बेस बना। पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटें मिली थी और ये इस बार के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें हो गई। जहां लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं था, वहां उसको 18 सीटें मिल गई थी 2019 के चुनाव में। हालांकि अब लोगों का कहना है कि वहां कार्यकर्ता नेता दोनों डिमोरलाइज हो गए हैं, जिस तरह के हालात वहां पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी छोड़ रहे हैं, विधायक भी छोड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहां बेस बन चुका है। इसी तरीके से तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का पैर जम गया है और इससे चंद्रशेखर राव परेशान है। इसीलिए वो चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवॉइड करने के चक्कर में वो शिष्टाचार को भी तिलांजलि दे रहे हैं और प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनकी छवि क्या बनेगी, शायद इसका उनको एहसास भी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मामूली शुल्क दे करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।